आपको हम पार्ट 1 में बता दिखे थे अर्थव्यवस्था के बारे में। आज अब पार्ट 2 में हम देखते हैं कि जो छूटा हुआ है उसको आज हम समाप्त कर देंगे 2 क्लास में। देखिए कि आज समझेंगे जो हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना विकास के आधार पर। कहता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार विकास के आधार पर है। विकास के आधार पर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं विकासित अर्थव्यवस्था, दूसरा को बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा को कहते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था। अब इस सब के बारे में समझते हैं कि विकासित अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, विकासित अर्थव्यवस्था के बारे में कहता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसका विकास पूर्व से हो चुका है, जिसको विकास करने की जरूरतें नहीं है। अमेरिका विकास कर चुका है, ब्रिटेन विकास कर चुका है, फ्रांस विकास कर चुका है, उसके बाद आपका जर्मनी विकास कर चुका है। इस विकास करने के लिए अब कोई जरूरत नहीं है, उसी को हम कहते हैं विकासित अर्थव्यवस्था। अब इसको परिभाषा लिखते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसका विकास पूर्ण रूप से हो गया हो, उसे हम कहेंगे विकासित अर्थव्यवस्था। अब विकासशील के समझिए, कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसका विकास वर्तमान समय में गतिशील हो रहा हो, उसी को हम कहेंगे आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे भारत अभी गतिशील है, विकास गतिशील में चल रहा है, नेपाल गतिशील में चल रहा है, भूटान गतिशील व्यवस्था है, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। कहता है इसका वैसी अर्थव्यवस्था जिसका विकास वर्तमान समय में गतिशील हो तो उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप समझते हैं अविकसित। कहता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसका विकास न के बराबर हो, नहीं के बराबर हो, उसे को हम कहेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था। कहता है जिसका विकास नहीं के बराबर हुआ है, उसी को हम कहेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था। अब समझते हैं इस समय देश कौन कौन आता है। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। समझते हैं, 2-4 देश की याद कर लेते हैं। जैसे अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि। अब समझते हैं इसमें कौन कौन सा देश आएगा। जैसे जैसे में देश देख लीजिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इत्यादि इत्यादि। और यहां देखिए, इसमें देखिएगा, अब इसी देश में कहता अफ्रीका, अफ्रीका हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, जर हो गया। इस आपको है अविकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। उसके बाद समझते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। हम आर्थिक के बारे में समझ गए, धन होता है, नियोजन के मतलब होता है प्लान करना, प्लानिंग करना, प्लानिंग करना। जैसे अभी आप लोग 10वां लोग को प्लानिंग कर रहे हो, कैसे कैसे हमको तैयारी करना है, कौन सा विषय कैसे पढ़ना है, वही हो गया नियोजन, मतलब प्लानिंग करना। अब समझते हैं कि नियोजन जो है ये शब्द कहां से लाया गया है। नियोजन की बात करेगा कि नियोजन शब्द जो आपके एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था केसी नियोगी द्वारा सोवियत संघ के संविधान से लाए थे नियोजन शब्द। नियोजन शब्द पूछेगा, नियोजन शब्द किसने लाया था। नियोजन शब्द, नियोजन शब्द, नियोजन शब्द, ये सब लाने वाले आपके केसी नियोगी, नियोगी, केसी नियोगी, जो आपके लाए थे। कहां से लाए थे पूछेगा, तो कहां से लाए थे, ये आपके सोवियत संघ से, सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ से, सोवियत संघ से लाए थे, सोवियत संघ से लाए। अब समझते आर्थिक नियोजन की परिभाषा क्या होता है। कहता है राष्ट्रों की प्राथमिकता प्राथमिकताओं के अनुसार अनुसार देशों के संसाधन संसाधनों को विकासात्मक समक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हम उसी को ही आर्थिक नियोजन कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब समझते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है। पूछेगा भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन जो आपके योजना आयोग द्वारा किया जाता है, योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा किया जाता है। यहां तक हो गया। अब इस शब्द योजना आयोग क्या होता है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। अब समझते हैं योजना आयोग के बारे में, देखते हैं कि योजना आयोग क्या है।
योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग। योजना पूछेगा कहां से लाया गया था, ये आपके रूस के संविधान से लाया गया था। अब बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुआ। इसकी स्थापना की बात करेगा कि स्थापना इसका कब हुआ। स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 50 ईस्वी को, 50 ईस्वी को। अब आते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछेगा तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। उसके बाद योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछेगा। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू, नेहरू। अब उससे बात आगे करते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। अब आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य या कार्य, इसका उद्देश्य है पंचवर्षीय, वर्षीय योजना को लाना या बनाना, को बनाना। अब आगे समझते हैं योजना आयोग को, योजना आयोग को, आयोग को सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, कहा जाता है। 2014 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में योजना आयोग को, आयोग को नाम बदलकर, नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया, कर दिया गया, कर दिया गया। अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं कि नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का स्थापना इसका हुआ है 1 जनवरी 2015 ईस्वी, 15 ईस्वी में, 15 ईस्वी में। पूछेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। आप पूछेगा प्रथम इसका अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग का। अभी पता है प्रधानमंत्री कौन जी है, नरेंद्र मोदी जी इसका प्रथम है। और वर्तमान की बात पूछेगा तो अध्यक्ष इसका मोदी जी है। अब आगे की बात करते हैं कि अभी तक कितना पंचवर्षीय योजना हुआ है। अभी तक भारत में, अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना, योजना हुआ है, हुआ, हुआ। पहला पूछेगा
या प्रथम प्रथम पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना योजना ये उसका कार्यकाल आपका हो जाएगा 1951 से 1956 और अंतिम की बात करेगा अंतिम अंतिम आपका अंतिम जो था ब्रह्मा जो हुआ था जो आपके 2012 से 2017 तक ये आपकी ब्राह्मी थी, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना। हम इसके बारे में समझ गए। इसके बाद एक और संस्था है, इसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। समझिएगा ये क्या कहता है, देखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। इसका अध्यक्ष के बारे में पूछेगा कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। सदस्य की बात करेगा, सदस्य कौन होता है, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री। उसके आगे बात करते हैं, आगे समझिएगा। आगे देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग, संविधान में इनका वर्णन नहीं है। पूछेगा कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का भारतीय संविधान में वर्णन है, नहीं है, या आपका गैर संवैधानिक है। कैसे? कहा गया है कि जो 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान में बन के लागू हो गया वही उसी के मान्यता माना जाएगा। लेकिन आप देखिए तो 15 मार्च को किया गया है, कुछ 6 अगस्त को किया गया है, तो कहां भारतीय संविधान में इसको वर्णन रहेगा? पूछेगा योजना आयोग योजना आयोग योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। हम योजना आयोग के बारे में देख लिए। अब समझते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय के बारे में समझते हैं। अब राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय ये कहता है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब यहां पर आया है मौद्रिक मूल्य, मतलब मौद्रिक मूल्य अंतिम मूल्य को, जिसको योग को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की परिभाषा समझते हैं। कहता है किसी देश में किसी देश में किसी देश में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को
योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 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 कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये यहां तक हो गया, लेकिन लेसन 2 में इसको डीपली हम पढ़ेंगे, लेकिन अब इसकी परिभाषा हम आपके बुक में था, हम बता दिए। अब आते हैं आगे, समझते हैं प्रति व्यक्ति आय। अगला जो कहता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ये भी आपको लेसन 2 में पढ़ना है, लेकिन खाली परिभाषा देखना है। बाकी इसका हम लेसन 2 में पढ़वे करेंगे। बाद हेडिंग आपको बताबे किए, सिलेबस बताबे किए थे। अब उसके बाद समझते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। कहता है कि राष्ट्र की आय से कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कहता है कि राष्ट्र की आय से देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब समझते हैं आगे। इसका एक सूत्र होता है, जब आपका परिभाषा याद नहीं है तो आप लिखिएगा, सूत्र भी नंबर 2 में दे देगा। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की आय या कुल आय या कुल जनसंख्या, या राष्ट्र की कुल आय पूछे या राष्ट्र कुल जनसंख्या बोल लिखे, बात एक ही है। अब आते हैं आर्थिक विकास। अब समझते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश में प्रति व्यक्ति आय को लंबे समय तक, दीर्घकालीन तक वृद्धि किया जाता है। लंबे समय तक वृद्धि किया जाता है, उसी को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे कि आपके 2020 में पेमेंट कुछ और था और आपके 21 में बढ़ते गए, लंबे समय बढ़ते जा रहा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास। उसी का बोलेंगे हम आर्थिक विकास। अब देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन तक वृद्धि हो उसे प्रति व्यक्ति उसे आर्थिक विकास कहते हैं। उसे आर्थिक
विकास, उसे आर्थिक विकास कहते हैं, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। जो आर्थिक विकास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है समझिएगा, यह शब्द होता है विकासशील, विकासशील, विकासशील देशों के लिए यह शब्द शब्द प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब समझते आगे, एक और शब्द आता है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि पूछेगा, यह शब्द, यह शब्द विकासित देशों के लिए, देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब समझिएगा, आर्थिक विकास को मापने वाली एक संस्था है जिसे बोलते हैं यूएनडीपी। अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिएगा, आर्थिक विकास के मापने वाली संस्था, आर्थिक विकास को मापने वाले संस्था, संस्था, इस संस्था का नाम है यूएनडीपी संस्था, यूएनडीपी, यूएनडीपी। स्थापना की बात करेगा, इसका स्थापना की बात करेगा, स्थापना इसका हुआ है 1990 ईस्वी में। और रिपोर्ट इसे कौन देता है, रिपोर्ट की बात करेगा, रिपोर्ट देता है, इसका रिपोर्ट देता है HDI, मतलब मानव विकास, विकास सूचांक, सूचांकांक, इसका रिपोर्ट देता है। अब समझेंगे मानव विकास सूचांक, इसके बारे में हम देखेंगे। अब समझते हैं मानव विकास सूचांक के बारे में। मानव विकास सूचांक, मानव विकास सूचकांक किस समझते हैं, इसका तैयार कौन करता है, इसका तैयार की बात करेगा, तैयार करने वाले हैं, इसका तैयार करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इसका तैयार के बाद पूछेगा बनाता कौन है, तो आपको बनाने वाला है एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम। और उसके बाद इसके द्वारा, इसको बनाने वाला कौन था, कौन सा व्यक्ति थे, इसे विकास करने वाला पूछेगा कौन व्यक्ति थे, इसे विकास करने वाला, मानव विकास, इसे बनाने वाला आपके बनाया कौन, महबूब उल हक, महबूब उल हक, महबूब उल हक। इसका असर कहां से कहां रहता है, अस्तर की बात करेगा, आपका रहता है 1 से 1 के बीच, 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। इसमें 3 बातों पर, मानव विकास सूचांक 3 बातों पर, मानव विकास सूचकांक 3 बात है, इसमें 3 बात पर ध्यान दिया गया है। बात पहला बोलते हैं, पहला हो गया जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा। दूसरा है
आपका दूसरा हो जाएगा साक्षरता, साक्षरता। तीसरा हो जाएगा शिक्षा। इसका 3 बात विशेष ध्यान दिया गया था। अब आते हैं कि 2021 के अनुसार, जो आपका बुक में है 2021 के अनुसार, कि सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किस देश में था। पूछेगा कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक नार्वे देश है, नंबर 1 पर है। आपके नीचे सबसे कम की बात करेगा, सबसे कम हो गया नाइजर देश। भारत की बात करेगा, भारत का स्थान कौन सा है, 2021 के अनुसार बता रहे आपको 132। नंबर पूछे कितना है, 0.633 है इसका मानव विकास का स्तर है। अब समझते आगे कहता है कि भारत का देख लिए हम, समझते हैं कि आपका कहता है बिहार में पिछड़ेपन का होने का कारण के बारे में समझते हैं। बिहार में पिछड़ेपन के होने के कारण समझिए बाबू, पहला इसका कारण है गरीबी की समस्या, बहुत गरीबी है, गरीबी की समस्या। साक्षरता में कमी, जनसंख्या अधिक होने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण औद्योगिक की कमी, और 5वां है आपका हो जाएगा खनिज की या पूंजी की कमी, पूंजी की अभाव। आपका 6ठा हो जाएगा खनिज का अभाव। ये सब आपका बिहार में पिछड़ेपन का होने का कारण है। अब आपका ये चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको भी देख लेंगे, जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर भी रहेगा, और जो आपके एग्जाम में सवाल को देखते हुए बनाया जाएगा, जो एग्जाम में आएगा 100%, जो इससे जितना पढ़ाए हैं या पे ही एग्जाम में पूछा जाएगा, और इससे आपके अलावा सब्जेक्टिव भी हम लाएंगे।